नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो मैं रमेश बिरादर, सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा। तो हमारे ऑनलाइन क्लास में हम लोग जितने भी क्लास ले रहे हैं उसका स्टडी मटेरियल आपको आपके व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर आ रहा है। तो आप उसे डाउनलोड कर उसे नोट्स कीजिएगा। नोट्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का हमारा क्लास, हमारा वर्क प्रारंभ करने से पहले हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे। तो पहले हमने साहित्य का विकास कैसे हुआ वहाँ देखा। फिर उसके बाद काव्य प्रयोजन, और उसके बाद काव्य लक्षण, और उसके बाद हम उससे पहले काव्य की जो स्वरूप है, यानी भारतीय काव्य शास्त्र में जो स्वरूप दिखाया गया है उसका प्रयोजन के बारे में भी हमने देखा है। काव्य का स्वरूप भी देखा है। तो आज का हमारा जो वर्ग है या आज का जो क्लास है वो हम देखेंगे कि काव्य हेतु क्या होता है। काव्य हेतु यहाँ एक इस तरह का अंश है कि पहले हमने देखा कि काव्य से हमें क्या प्रयोजन होता है, काव्य के लक्षण क्या है, काव्य क्यों करना चाहिए, काव्य कैसे क्रिएट होता है, यानी काव्य को कैसे काव्य की रचना की जो मूल आधार है, यानी काव्य का रचना किस तरह से किया जाता है। यानी एक लेखक या कवि काव्य को लिखता है तो वो किस तरह से लिखता है, यानी उसकी प्रेरणा क्या है, काव्य को लिखने की प्रेरणा क्या है। क्या वो प्रेरणा समाज से मिलती है या वो प्रेरणा उसके अंदर ही होता है। काव्य लिखते हैं, सब लोग काव्य नहीं लिख सकते, सब लोग साहित्य नहीं करते। कई लोगों में से एकाध लोग काव्य की रचना करते हैं। तो ये जो एकाध लोग हैं वे काव्य की रचना कैसे करते हैं उसे ही हम काव्य हेतु कहते हैं। तो काव्य हेतु का मतलब ये है कि काव्य रचना के लिए जो शक्ति या काव्य रचना के लिए जो प्रेरणा है वो कहाँ से आती। इसके बारे में हमारे जो आचार्य, जो काव्य शास्त्रीय विवेचक थे, आचार्य लोग, वे भी इसका उत्तर वो देते हैं। उसके बाद हमारे जो भक्ति काल के कवि थे उनका भी हम विचार करेंगे। इसके उपरांत आज के जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काव्य हेतु किस तरह से होता है या काव्य हेतु का कारण क्या है, इसका भी हम सविस्तार से आज इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो आप इस पाठ को ध्यान से सुनिएगा। काव्य हेतु के बारे में पहले आचार्य मम्मट जी ने कहा है कि शक्ति, निपुणता, अभ्यास, इन तीनों का सम्मिलित रूप ही काव्य हेतु है। तो इसके लिए वे काव्य प्रकाश में कहते हैं शक्तिर्निपुणतालोक शास्त्र काव्याध्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुभे भवे। यानी काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदु भवे, यानी उद्भव होना, काव्य का हेतु का उद्भव होना, अर्थात संस्कार रूप में विद्यमान शक्ति और उसके जीवन में जो घटित होने वाली जो व्याख्याएं होते हैं या दृश्य होते हैं या उसका वातावरण, यानी लोक व्यवहार, कवि के अंदर जो संस्कार रूप में विद्यमान शक्ति है और लोक व्यवहार जो
आजकल के परिसर में यानी जो काव्य का रचना कर रहा है उसका जो समय है, उस समय में जो लोक व्यवहार चल रहा है और उसके साथ शास्त्र तथा काव्य, यानी शास्त्र तथा काव्य के पढ़ने से जो निपुणता उत्पन्न होती है, सब मिलकर काव्य का निर्माण होता है। यह काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट कहते हैं। और इसके बाद बामा ने भी काव्य हेतु के बारे में कहा है। वे कहते हैं प्रतिभा ही काव्य का हेतु है, यानी इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो संस्कार रूप में विद्यमान प्रतिभा है वही काव्य की हेतु है, यानी काव्य रचना का एक भाग है या काव्य रचना की प्रेरणा है। दंडी और रुद्रट ने भी प्रतिभा को ही माना और रुद्रट उसके साथ प्रतिभा के साथ शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, यानी काव्य का हेतु। काव्य का मतलब मैं पहले से बोल रहा हूँ, काव्य मतलब साहित्य का। कोई पिक्चर बनाना है तो जो डायरेक्टर जो पिक्चर बनाता है वो पिक्चर, उसके अंदर ऐसे ऐसे दृश्य होने चाहिए, ऐसे ऐसे सीन होने चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, वहाँ पर ये होना चाहिए। वो कैसे आता है, यहाँ बात चल रही है। यानी मम्मट बोलते हैं कि उसके अंदर 3 नमूने से काव्य हेतु यानी साहित्य का सृजन कर सकता है। उसके अंदर विद्यमान शक्ति, लोक व्यवहार, शास्त्र। उसी के साथ आगे चलकर दंडी और रुद्रट भी कहते हैं कि प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और उसके साथ जोड़ते हैं अभ्यास। अभ्यास यानी जो आदमी अभ्यास करते करते भी काव्य का सृजन कर सकता है, यानी साहित्य का सृजन कर सकता है अभ्यास से भी। तो इसके बारे में कबीरदास भी कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी जो अभ्यास करते जाता है वो बहुत ही धड़ आदमी, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं उसे कुछ नहीं आता, वो अभ्यास करते करते सब सीख सकता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो इसके बारे में आवत जावत राउरी सील पर पड़े निशान, यानी जो बावड़ी के ऊपर, कुएं के ऊपर जो पानी खींचते हैं रस्सी से, तो वो रस्सी उस पत्थर के ऊपर निशान बना के जैसे छोड़ जाती है, वैसे ही अभ्यास करते करते हम कुछ भी सृजन कर सकते हैं। हम कुछ भी सृजन कर सकते हैं। यह बात किसने कहा? यह बात कही, हाँ बोलिए, दंडी और रुद्रट जी। वामन बोलते हैं लोक व्यवहार, विद्या और काव्य परिचय, यही सेम वही होता है। राजशेखर ने कहा कि एकाग्रता से, समाधि से काव्य, एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति से काव्य हेतु वे राजशेखर मानते हैं। यानी राजशेखर जो हमारे आचार्य राजशेखर हैं, वे मानते हैं कि समाधि यानी एकाग्रता और अभ्यास, यानी एकाग्र होकर हम अभ्यास करें तो कोई भी काव्य या कोई भी साहित्य का सृजन हम कर सकते हैं। और आगे चलकर आनंदवर्धन कहते हैं कि व्याप्तुति और प्रतिभा दोनों काव्य हेतु का कारण है। यानी प्रतिभा यानी हमारे अंदर जो इंटेलिजेंसी है उसको वो महत्व देते हैं। पंडित जगन्नाथ भी प्रतिभा को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस प्रतिभा का व्याख्या यानी प्रतिभा क्या है, तो वह कहते हैं कि जो साहित्य का निर्माण के लिए अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति का नाम ही प्रतिभा है। यानी जब कोई भी साहित्य का रचना करना है तो हमें शब्द चाहिए, तो उस शब्द का उपस्थिति इंसान के अंदर हो तभी साहित्य की रचना
संभव है यह बात कहते हैं। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं कि भक्ति काल के जो लोग, जो भक्ति काल के जो कवि हैं, वे भक्ति शास्त्र में भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि साहित्य की रचना भक्ति की उत्पत्ति के कारण होता है, यानी वो भक्ति काल के हैं तो भक्ति के कारण उत्पन्न होता है, यहाँ वो कहते हैं। और हमारे हिंदी के भक्त कवियों को देखा जाए तो उसमें आते हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। वे कहते हैं शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। तो वो कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी, यानी सुबुद्धि, शंभु प्रसाद सुमति, सुमति का अर्थ है सुबुद्धि, और ईश्वर की कृपा से जो होती है, ईश्वर की कृपा होती है और सुबुद्धि आती है, तो उससे ही काव्य का हेतु यानी काव्य का सृजन हो सकता है। हेतु का मतलब है सृजन करना। तो आगे चल के सूरदास भी अपने भक्तमाल से पहले वे भक्तमाल के जो विचारक थे या उसके रचनाकार थे, वहाँ उनके अनुसार सूरदास का मानना था कि काव्य संस्कार जन्य मन प्रवृत्ति को ही कारण माना जाता है। यानी सूरदास बोलते थे संस्कार द्वारा, यानी संस्कार जन्य मन प्रवृत्ति को ही उन्होंने काव्य की हेतु कहा है। भक्तमाल जो नवादास ने लिखा है उसमें इसका यह बात आया है। तो यहाँ हम सब कुछ देखते हैं, तो आगे रीतिकालीन कवियों के बारे में भी देखेंगे कि काव्य हेतु के बारे में रीतिकालीन कवि जो सुखदेव मिश्र थे और श्रीपति जो काव्य सरोज का उन्होंने सृजन किया था, फिर उसके बाद भिखारी दास, इन सभी लोगों ने काव्य हेतु के बारे में कहा है। तो कुलपति सुखदेव मिश्र कहते हैं कारण देव प्रसाद जी शक्ति कहत सब कोई, वित्तपति अरु अभ्यास मिली त्रय बिनु काव्य न होई। यानी जो देव का प्रसाद मिलता है, यानी शक्ति मिलती है, और अभ्यास से जो उसे जो चीज़ यानी अभ्यास से जो सरलता मिलती है, इन सब को छोड़कर काव्य नहीं हो सकता। तो इसी तरह काव्य सरोज में श्रीपति जी ने भी कहा, भिखारी दास जी ने भी कहा, लच्छी राम ने भी कहा। तो इन सब का हम निचोड़ देखें तो शक्ति, निपुणता, अभ्यास, यानी इंसान के अंदर जो शक्ति होती है, विद्यमान शक्ति, यानी उसे ही हम प्रतिभा भी कहते हैं ना। तो शक्ति, निपुणता, अभ्यास, इन तीनों को जब मिलाया जाए तभी काव्य का सृजन हो सकता है। निपुणता के स्थान पर व्याप्तुत्व भी रखा है कई मम्मट ने, और भिखारी दास निपुणता के स्थान पर उन्होंने रीति ज्ञान को रखा है। निपुणता के स्थान पर रीति ज्ञान, लोकमत, ये दोनों समाहित हो जाते हैं। प्रतिभा को वे अलग समझते हैं, निपुणता को वो अलग समझते हैं। तो इसको हमें देखना पड़ेगा। तो प्रतिभा को शक्ति से अलग महत्व देने का भी कोई कारण हमें नहीं दिखता, क्योंकि निपुणता, प्रतिभा दोनों एक ही है, राइट। शक्ति यानी अपने अंदर जो प्रतिभा है वही तो शक्ति है। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि प्रतिभा जो होता है वो ईश्वर प्रदत्त माना जाना लगा, है ना। जो अंदर आदमी के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो ईश्वर प्रदत्त है, मगर ऐसी बात कोई नहीं। इंसान जब अभ्यास करते करते कुछ भी कर सकता है, तो प्रतिभा हो तो और अच्छा कर सकता है। जो जिसके पास प्रतिभा थोड़ा कम है, ऐसा कोई साइंस तो कहता है कि वो प्रतिभा कम है, ऐसा हम नहीं सोचना है। सबके अंदर भगवान ने उतने ही न्यूरॉन्स दिए हैं, उतनी ही प्रतिभा दी है। जो ज़्यादा अभ्यास करेगा वो उसके
काव्य का यानी साहित्य का सृजन कर सकेगा। साहित्य का मतलब आप पढ़ाई लिखाई में भी कुछ करना चाहते हैं या कुछ एक प्रश्न का उत्तर लिखना चाहते हैं तो वो भी एक तरह से साहित्य का ही एक रूप है। तो आगे हम देखते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान या मनोविश्लेषक काव्य का हेतु यानी काव्य का कारण क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। फ्राइड है और हम उसके बाद एडलर को देखते हैं। तो फ्राइड बोलते हैं कि मनुष्य को कार्य करने में प्रवृत्त करने वाली मूल शक्ति है काम वासना। काम वासना यानी इच्छा शक्ति। काम वासना यहाँ पर गलत मत समझिए, काम का मतलब है इच्छा शक्ति। जो इच्छा होता है आदमी के अंदर, मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर से मैं चाहता हूँ कि आज मैं बंगले में कार होना चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, तो वो उसकी काम वासना है। तो उसको वो सत्य में बदलने के लिए जो काम करता है उससे ही वो पाता है। यानी इसी तरह वो काव्य शास्त्र में भी वो कहते हैं कि काव्य की सृजन कैसा होता है, काम वासना से होता है। जब इसका दमन किया जाता है तब वो अवचेतन मन में दब जाता है। यानी हमारे अंदर भी कई विचार आते हैं मगर हम वो सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये समाज में नहीं हमें यहाँ समाज में देख के चलना पड़ेगा। यानी कुछ भी करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हम। तो इसके बारे में अभी बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इतना ही समझेंगे कि जो इच्छाएं हमारे दिल में दमन हो जाते हैं तो वो अवचेतन मन में यानी अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो काव्य तथा अन्य कलाओं के लिए इस दमित वासना का उदात्तीकरण यानी जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चले जाते हैं उसको ही हम उठाना या उदात्तीकरण करना यानी उसको हम जागृत करना ही काव्य का हेतु यानी काव्य का कारण होता है। इसे हम इंग्लिश में सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो आगे जाकर काम वासना के बदले में एडलर ने क्या कहा, काम वासना के स्थान पर एडलर कहते हैं कि मनुष्य की अहम की स्थापना के लिए काव्य का प्रवृत्ति होता है। यानी सेल्फ असर्टेशन से काव्य की स्थापना होता है, यहाँ एडलर मानते हैं। यानी यहाँ पर काम वासना की जगह पर वो सेल्फ असर्टेशन यानी अहम की स्थापना काव्य का हेतु वो मानते हैं। तो उनके अनुसार मनुष्य जब व्यवहारिक जीवन में अपने प्रभुत्व को स्थापित नहीं कर पाता यानी सेल्फ असर्टेशन अहम की स्थापना यानी आदमी जो बनना चाहता है वो नहीं बनता, जो करना चाहता है वो नहीं करता या उसमें फेल हो जाता है या उसमें प्रभुत्व स्थापित नहीं, जीत हासिल नहीं कर पाता, तब उसके मन में हीन भावना पैदा होती है और इस हीन भावना से मुक्त होने के लिए वह काव्य का रचना करता है। इस तरह से एडलर ने कहा है। इसे वे काव्य रचना में हीनता ग्रंथि यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसे क्या कहते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वे कहते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से साहित्य की रचना होता है, ऐसे वे कहते हैं। तो आगे युंग ने काम भावना लिबिडो के व्यापक अर्थ लिया है। तो काम वासना सेक्सुअल इम्पल्स अहम की स्थापना सेल्फ असर्टेशन दोनों को मिलाकर लिबिडो, दोनों को लिबिडो के अंग माने जाते हैं। तो उनके अनुसार लिबिडो के अनुसार मनुष्य को रचना कर्म में प्रवृत्त यानी सेल्फ असर्टेशन और इन्फॉर्मेशन का कॉम्प्लेक्स दोनों मिलकर ही साहित्य की रचना होता है, ऐसा ये यंग कहते हैं। तो जो व्यक्ति काम वासना से प्रेरित होते हैं वे बहिर्मुख और जो अहम की स्थापना की प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं वे अंतर्मुख होते हैं, यहाँ यंग कहता है। अंतर्मुख व्यक्ति जो है वो चेतना मन तो उदास और दुखी रहता है किंतु अचेतन मन शांत और प्रसन्न रहता है। अंतर्मुक्त व्यक्ति ही मानसिक समीकरण यानी मेंटल कंपेंसेशन जो कहते हैं के लिए रचना में प्रवृत्त हो जाता है। यानी अंतर्मुख व्यक्ति क्या करता है, अपने मेंटल कंपोजिशन के लिए यानी मानसिक समीकरण को बिठाने के लिए वो काव्य की रचना में प्रवृत्त हो जाता है। तो युंग ने इन दोनों विचारकों का अलग से सामूहिक अवचेतन का स्थापना की और उनके अनुसार सामूहिक अवचेतन सक्रिय होकर धार्मिक कर्मकांडों और मिथिकों
की सृष्टि करता है और हमारी सारी पौराणिक ग्रंथ गाथाएं सामूहिक अवचेतन की सृष्टि है। इसके विश्लेषण से हम अपनी परंपरा के आधारभूत तत्वों को समझ सकते हैं। मिथिक प्रसन्नशील होते हैं, यानी मिथिक यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि विचार में, अपने विचारों में मिथिक, एक तरह से हम अपनी कल्पना से, मिथिक का मतलब है कल्पना, तो कल्पना से हम काव्य की रचना कर सकते हैं। आधुनिक कवियों में हम देखते हैं ये हुए, अभी यहाँ तक हमने मनोविश्लेषक के तरीके से काव्य के हेतु को देखा, तो आधुनिक कवियों में मैथिली शरण गुप्त आगे और आगे आते हैं एडलर। इन सब की क्षतिपूर्ति करते हुए एडलर की जो क्षति थी, यानी उनकी जो सिद्धांत थे उसको मान्यता देते हुए मैथिली शरण गुप्त और आगे अपने साकेत के प्रथम सर्ग में बोलते हैं, जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है। और आगे बोलते हैं त्रिशंकु में, जो उनकी कहानी संग्रह है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है। यह बात आज्ञा जी कहते हैं। अपने को प्रमाणित करना मतलब सेल्फ असर्टेशन, यानी मैं सही हूँ ये बताने के लिए भी साहित्य का सृजन किया जाता है। यह बात आग्नेय समझते हैं। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर नागेंद्र, इलाचंद्र जोशी, देवराज उपाध्याय, सभी आधुनिक हिंदी साहित्यकारों ने मनोविश्लेषण का आधार लिया है। मार्क्सवादी चिंतक जो काव्य को सामूहिक भाव या अनुभूति से प्रेरित माना है, यानी मार्क्सवादी जो चिंतक होते हैं वो काव्य को सामूहिक भाव, यानी सबके जो भावना होते हैं वही काव्य का हेतु होता है, यानी काव्य का सृजन का आधार होता है। उनके अनुसार, मार्क्सवादी के अनुसार, प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति से संघर्ष करते समय या कृषि कार्य संपन्न करने के अवसर पर समाज का सामूहिक भाव जागृत होता था। इस सामूहिक भाव की अभिव्यक्ति संगीतमय लय युक्त भाषा में होती थी। इस प्रकार सामूहिक भाव की अभिव्यक्ति की आकुलता काव्य रचना का कारण बनता है, यानी हेतु बनता है। तो इन सभी उपयुक्त विवेचन से हमें स्पष्ट होता है कि मध्यकाल जो पहले काल, जो आदिकाल से मध्यकाल तक आचार्य ने माना कि ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा या शक्ति को काव्य का मूल हेतु माना गया। आधुनिक काल के मनोविश्लेषक विचारकों ने ईश्वर को अपदस्थ करके क्रमशः व्यक्ति मानस, समाज मानस को काव्य रचना का हेतु माना। और आगे वैज्ञानिक विकास के साथ साथ जिस प्रकार काव्य का स्वरूप अवतरण होता है, परिवर्तित होते रहता है, तो वहाँ काव्य का हेतु का हम उद्भवन नहीं कर सकते। नया नया काव्य के हेतु के बारे में हम आगे देखेंगे, यानी काव्य का उद्भवन के जो विचार है वो बदलते रहते हैं। मगर इतना हमें अपने काव्य हेतु के बारे में हमें जानकारी रखना है। और यह जो पाठ है, जो क्लास है, आपको कैसा लगा आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। और सभी लोग इसे एक बार नहीं 10-10 बार सुनिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वहीं पर राइट साइड में नीचे एक बेल का बटन होता है, उसे दबाइए और नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो यहीं पर मैं काव्य हेतु, काव्य शास्त्र का यह भाग समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।